एक कमरे में हमारे पास कई चीजें होती हैं, जैसे बिस्तर, टीवी, टेबल, अलमारी इत्यादि। लेकिन ये सारी चीजें एक निश्चित स्थान पर रहती हैं। इसी प्रकार कोशिका के अंदर तरल पदार्थ युक्त क्षेत्र कोशिका द्रव्य होता है। यह प्लाज्मा झिल्ली द्वारा संलग्न होता है। यह वह क्षेत्र है जहां सभी कोशिका अंगक मौजूद है। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। जिस तरह हमारे घरों में विभिन्न कमरे होते हैं, जैसे कि रसोई घर खाना बनाने के लिए, सोने के लिए शयन कक्ष इत्यादि, इसी प्रकार बड़ी तथा जटिल कोशिकाओं में बहुत सारी रासायनिक प्रक्रिया होती हैं, जिसे सहारा देने के लिए कोशिकाओं के पास कुछ अंगक होते हैं, जिसे कोशिका अंगक कहते हैं। जैसे आपके घर में हर कमरे की अलग अलग दीवार है, वैसे ही हर यूकैरियोटिक कोशिका का हर कोशिका अंगक एक झिल्ली से ढका हुआ होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता है। चलिए इसे और समझते हैं। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते होंगे, यहाँ यूकैरियोट और प्रोकैरियोट कोशिका दी गई है। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली से ढका हुआ है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में यह किसी भी प्रकार की झिल्ली से नहीं ढका हुआ है। जैसे कि हमने विभिन्न प्रकार के कोशिका अंगक के बारे में पढ़ा था, अब हम हर एक अंगक को देखेंगे और उसके बारे में विस्तार से शुरू करेंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं अंतर्द्रव्य जालिका से। चलिए सबसे पहले इसकी संरचना के बारे में पढ़ते हैं। यह झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा शीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। यह गोल या आयताकार थैलों, जिसे पुटिकाओं भी कहते हैं, की तरह दिखाई देती है। इसकी रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के स्वरूप होती है। अंतर्द्रव्य जालिका, जिसे हम ईआर भी कहते हैं, हर कोशिका में अलग दिखाई देता है। कृपया इसे कॉपी में नोट कर लें। चलिए अब देखते हैं इसके कार्य क्या है। यह झिल्ली जीवात जनन का कार्य करते हैं। कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य तथा केंद्रक के मध्य पदार्थों, मुख्यतः प्रोटीन, के परिवहन की नलिका के रूप में कार्य करता है। कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्य ढांचे का कार्य भी करती है। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। अंतर्द्रव्य जालिका के दो प्रकार होते हैं। खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका, जिसे आरईआर भी कहते हैं, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, जिसे एसईआर भी बोलते हैं। चलिए सबसे पहले खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका के बारे में पढ़ें। यह खुरदुरी इसलिए होती है क्योंकि इसमें राइबोसोम लगे होते हैं। आरईआर द्वारा तैयार किया गया प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार ईआर के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेजा जाता है। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। चलिए अब चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका के बारे में पढ़ते हैं, जिसे हम एसईआर भी बोलते हैं। यह वसा तथा लिपिड के अणुओं की बनाने में सहायता करती है, जो कोशिकीय क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कशोरुकी, जिसे हम अंग्रेजी में वर्टिब्रेट्स कहते हैं, कि लिवर कोशिकाओं में निराविषीकरण करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निराविषीकरण का मतलब है सेल से जहरीले कचरे को निकालना, जैसे हम अपने घर से कूड़े को फेंकते हैं। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। अब हम जानते हैं कि कोशिका या सेल, जो कि लैटिन वर्ड सेला से लिया गया है, जिसका अर्थ है छोटा कमरा, सभी जीव जंतुओं की संरचनात्मक, कार्यात्मक तथा जीवात्मक इकाई है। एक कोशिका सामान्यतः इतनी छोटी होती है
कि आप उसे नग्न आंखों से नहीं देख सकते, परंतु ये छोटी सी कोशिका वह चीजें भी उत्पन्न कर सकती हैं जो बड़ी से बड़ी या उन्नत फैक्ट्री भी नहीं कर सकती। उदाहरण के लिए प्रोटीन, लिपिड, हार्मोन, एंजाइम आदि। परंतु प्रश्न ये है कि ये ऐसा करती कैसे है। आइए एक ऐसे अंगक या ऑर्गेनल के बारे में पता करते हैं जो प्रोटीन तथा वसा को उत्पन्न कर सकता है। इसे अंतःप्रद्व्ययी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं। आपने वो खेल जरूर खेला होगा जिसमें भूल भुलैया या मेज होती है। अंततः एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी कुछ उसी प्रकार की लगती है, परंतु यह चपटे हुए ट्यूब या फ्लैटेंड ट्यूब की तरह बनी शीट की संरचना होती है जो कि ये जाल बनती है। तो यह लंबी नलिकाओं या लॉन्ग ट्यूबल्स या गोल अथवा आयताकार बैग या ऑब्लॉन्ग बैग्स की तरह दिखता है। इन्हें सिस्टर्न कहा जाता है। सिस्टर्न एक चपटी झिल्ली की डिस्क होती है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बनती है। ऐसा बहुत से यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया गया। यूकेरियोटिक कोशिकाएं वो सेल्स हैं जो पूर्ण रूप से नाभिक को परिभाषित करती है, परंतु सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में नहीं। उदाहरण के लिए हमारी आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिकाएं, इनमें ये नहीं होता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की झिल्ली में उन बिंदुओं का क्या अर्थ है? वह वास्तव में कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री होती है जिनकी हम बात कर रहे थे। उन्हें राइबोसोम कहते हैं। उनके बारे में विस्तृत रूप से हम अगले पाठ में पढ़ेंगे, परंतु सभी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बाहरी पृष्ठ पर राइबोसोम नहीं होता। अंतःपरद्रव्ययी जालिका चिकनी होती है तथा मुख्य रूप से लिपिड उत्पन्न करती है जो कि वसा उत्पन्न करने का एक प्रकार है। तो याद रखें, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जिनके बाहरी पृष्ठ पर राइबोसोम होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जिसे RER भी कहते हैं, प्रोटीन उत्पन्न करता है। कोमल अंतःप्रद्व्ययी जालिका या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम या SER अर्थात जिनके पृष्ठ पर राइबोसोम नहीं होता है, मुख्य रूप से लिपिड उत्पन्न करते हैं। और हम सभी जानते हैं कि प्रोटीन और लिपिड हमारे लिए कितने आवश्यक हैं। इनमें से कुछ प्रोटीन तथा लिपिड कोशिका की झिल्ली बनाने में सहायक होते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीव जनन या मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। आपको यह भी याद होगा कि एंजाइम तथा बहुत से हार्मोन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। कुछ हार्मोन लिपिड से मिलकर भी बनते हैं। अब इस आश्चर्यजनक जाल को देखकर आपके मन में क्या आता है? यह सुरंगों का जाल या नेटवर्क ऑफ टनल्स जैसा लगता है। तो क्या इसका परिवहन से संबंधित कुछ कार्य है? हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम परिवहन के माध्यम की तरह भी कार्य करती है, जो कोशिक द्रव्य या साइटोप्लाज्म के विभिन्न भागों तथा नाभिक या न्यूक्लियस के बीच में है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम सिर्फ प्रोटीन उत्पन्न करने का ही कार्य नहीं करती, उनकी आवश्यक जगहों पर उनका स्थानांतरण भी करती है। इससे उत्पन्न वसे के साथ भी वो यही करती है। तो यह वास्तव में फैक्ट्री का जाल है जो कि प्रोटीन तथा वसे को उत्पन्न करता है तथा उन्हें उनकी आवश्यक जगहों तक पहुंचाता है। ये सच में अद्भुत है। यह यहीं खत्म नहीं होता। हमारी लीवर की कोशिकाओं में तथा उन सभी जंतुओं में जिनमें हड्डियों का स्तंभ तथा मेरुदंड होता है, बहुत से विषैले तथा नशीले पदार्थों का विषहरण या डिटॉक्सिफिकेशन करने में एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बहुत अहम भूमिका निभाती है। पास से देखने पर कठोर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम नाभिक की झिल्ली के बाहरी पृष्ठ से जुड़ा हुआ होता है। यह जाल एक ऐसे तंत्र का आश्चर्यचकित करने वाला ढांचा या फ्रेमवर्क है जो कि प्रोटीन बनता है, उसमें संशोधन करता है, उसे पैक करता है तथा उसका परिवहन करता है। इस तंत्र को आंतरिक झिल्ली तंत्र या एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इसमें अंगक और लाइसोसोम तथा गोल्गी बॉडी भी उपस्थित होते हैं जो प्रोटीन के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या आप विश्वास करेंगे, आपकी छोटी सी कोशिका के अंदर इतना बड़ा फैक्ट्री का जाल है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम झिल्लियों से बंधा हुआ अंगक है जो कि अंतर कोशिकीय या इंटरसेल्यूलर के परिवहन का कार्य करता है।
तथा प्रोटीन व लिपिड के निर्माण पृष्ठ या मैन्युफैक्चरिंग सरफेस का कार्य करता है। एक डाकिये के बारे में सोचिए कि वह करता क्या है। कि वह सभी पत्र और पार्सल को उनके संबंधित स्थानों पर वितरित करता है। इसी प्रकार कोशिका के पास भी गोल्गी उपकरण होता है, जिसका काम ईआर द्वारा बनाए गए पदार्थों को पैक करके कोशिका के विभिन्न लक्ष्यों पर पहुंचाना है। चलिए अब इसकी संरचना देखते हैं। यह कैमिली गोल्गी द्वारा खोजा गया था। यह झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी रहती है, जिन्हें कुंडिका कहते हैं। इन झिल्लियों का संपर्क ईआर झिल्लियों से होता है, अतः यह जटिल कोशिकीय झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती है। कृपया इसे कॉपी में नोट कर लें। अब देखते हैं इसका कार्य क्या है। यह पुटिका में पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकिंग करती है। कुछ परिस्थिति में गोल्गी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनती है। गोल्गी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है, जो हम अगली वीडियो में देखेंगे। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। गोल्गी उपकरण यानी कि गोल्गी एपरेटस यूकैरियोटी कोशिकाओं के झिल्लीदार कोशिका अंगक होते हैं। ये चपटे साथ में ढेर लगी झोलियों, जिन्हें सिस्टर्ने कहते हैं, की श्रृंखला से बनते हैं। ये कोशिका द्रव्य में अंतर्द्रव्ययी जालिका के बगल में और केंद्रक के काफी करीब मौजूद होते हैं। गोल्गी उपकरण प्रोटीन्स और लिपिड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने, उनका रूपांतरण करने और वेसिकल्स में पैक करके उनकी सही मंजिल तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। आप सभी जानते होंगे कि हम अपना कूड़ा एक कूड़ेदान में डालते हैं। इसी तरह कोशिकाओं के पास भी लाइसोसोम होता है, जो कोशिका के अपशिष्ट पदार्थ निपटाने का तंत्र है। इन्हें कोशिका की आत्मघाती थैली भी बोलते हैं, क्योंकि जब कोशिका किसी कारण से क्षतिग्रस्त होती है, तब लाइसोसोम फट जाते हैं और अपनी ही कोशिका को पाचित कर लेते हैं। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। चलिए अब इसकी संरचना देखते हैं। लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है, जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं। अब हम जानेंगे कि इसका कार्य क्या होता है। यह बाहरी पदार्थ एवं कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ रखते हैं। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं, जो जैविक पदार्थों को सरल पदार्थ में तोड़ने में सक्षम होते हैं। कृपया इसे कॉपी में नोट कर लें। हम पहले से जानते हैं कि हमारी कोशिकाएं किस प्रकार कार्य करती हैं। यह उतनी ही कुशल तथा व्यवस्थित तरीके से कार्य करती हैं, जैसे कि एक फैक्ट्री।
और हम महत्वपूर्ण कोशिका अंगकों के बारे में भी पढ़ चुके हैं, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, और अब हम लाइसोसोम तथा रिक्तिकाओं या वैक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्येक फैक्ट्री से कुछ व्यर्थ या वेस्ट पदार्थ निकलता है ना? कभी कभी दोषपूर्ण उत्पादों यानी डिफेक्टिव प्रोड्यूसर्स को व्यर्थ मान लिया जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अन्य सभी फैक्ट्री की तरह हमारी कोशिका में भी अपशिष्ट निपटान प्रणाली या वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होती है, और ये प्रणाली सिर्फ व्यर्थ का ही निष्कासन नहीं करता, यह उनका पुनः चक्रण या रिसाइकिल करता है। ये लाइसोसोम है। संरचना के आधार पर यह एक थैली या सैक होता है जो एंजाइम से भरा हुआ होता है और झिल्लियां या मेम्ब्रेन द्वारा घिरा हुआ होता है। आप जानते हैं, लाइसोसोम बहुत महत्वपूर्ण कोशिका अंगक होता है क्योंकि वह कोशिका की अपशिष्ट निपटान प्रणाली का एक हिस्सा होते हैं। लाइसोसोम शक्तिशाली पाचन एंजाइम या डाइजेस्टिव एंजाइम से भरे हुए होते हैं जो कि किसी भी अनावश्यक वस्तु का पाचन कर लेते हैं। विदेशी वस्तु जैसे बैक्टीरिया, यहां तक कि घिसे हुए अंगक भी, और उन्हें छोटे पदार्थों में तोड़ देते हैं जिससे उनका पुनः प्रयोग हो सके। आप जानते हैं कि शक्तिशाली पाचक एंजाइम जो किसी भी जैविक पदार्थ को तोड़ने में सक्षम है, कठोर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा बने होते हैं। जब सफेद रक्त कोशिकाएं हमें बचाने के लिए बैक्टीरिया को पकड़ लेते हैं, लाइसोसोम उनका पाचन कर लेते हैं। परंतु जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाता है तथा एंजाइम पूरी कोशिका का पाचन करता है। इसलिए इसे आत्महत्या का बैग या सुइसाइड बैग भी कहते हैं। अतः लाइसोसोम एक कोशिका अंगक है। यह एक झिल्ली से घिरा हुआ अंगक है जो कि सिर्फ जंतुओं में पाया जाता है। यह कोशिका के लिए कचरे के निपटान की तरह कार्य करता है। यह अत्यधिक घिसे हुए अंगकों का, भोजन के कणों का, घिरे हुए वायरस या बैक्टीरिया का पाचन करता है। आगे हम रिक्तिकाओं या वैक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या आपने कभी देखा है जब आपके घर की बिजली चली जाती है तो हम बिजली को प्राप्त करने के लिए जनरेटर का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार कोशिका के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसे कोशिका का बिजली घर कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही अद्भुत अंगक है क्योंकि इसमें उसका अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। चलिए अब इसकी संरचना देखते हैं। यह दोहरी झिल्ली से बने होते हैं। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है जबकि भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है। यह वलय एटीपी, जिसे हम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी कहते हैं, बनाने वाले रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बड़ा बनाती है। एटीपी के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। कृपया इसे अपनी कॉपी में लिख लें। चलिए अब एटीपी का कार्य जानते हैं। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। यह एटीपी कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। हमने अभी अभी प्रोटीन तथा लिपिड के बनने तथा कोशिका के अंदर होने वाले उनके परिवहन के बारे में पढ़ा। कोशिका का भी खुद का पावर प्लांट होता है, तो सिर्फ एक कोशिका और कुछ नहीं, बस एक उन्नत शहर की तरह है। वह पावर प्लांट माइटोकॉन्ड्रियन है। माइटोकॉन्ड्रियन का बहुवचन माइटोकॉन्ड्रिया है, परंतु कोशिका के अंदर पावर देने के लिए कोई विद्युत स्रोत या इलेक्ट्रिक ग्रिड नहीं होता। तो माइटोकॉन्ड्रिया से उत्पन्न पावर का क्या होता है? हम में से बहुत लोग अपने बैग में कुछ खाने का सामान जैसे चिप्स आदि रखते हैं। जब हमें भूख लगती है तो हम बैग खोलते हैं और खा लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इसी प्रकार ऊर्जा का पैक प्रदान करता है। यह एटीपी अर्थात
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। जब भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो कोशिका इसे एक रासायनिक अभिक्रिया द्वारा तोड़ देती है और हम सभी जानते हैं कि अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा या तो मुक्त होती है या अवशोषित होती है। इस दशा में ऊर्जा मुक्त होती है, अतः एटीपी को ऊर्जा का स्रोत भी कहा जाता है। शरीर इसमें संरक्षित ऊर्जा का प्रयोग करता है तथा नए रासायनिक यौगिक बनते हैं तथा यांत्रिक कार्य करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 झिल्लियां या मेम्ब्रेन होती हैं। बाहरी झिल्ली बहुत झरझरी या पोरस होती हैं, जबकि अंतर झिल्ली गहन रूप से सिलवटें या फोल्ड्स होती हैं। इन सिलवटों को क्रिस्टे कहते हैं। एटीपी को बनाने के लिए होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए ये बहुत बड़ा पृष्ठ क्षेत्रफल प्रदान करती है। मैट्रिक्स में बहुत से एंजाइम होते हैं जो कि एटीपी के उत्पादन में भाग लेते हैं। राइबोसोम तथा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की कुछ प्रतिलिपियां हैं। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का राइबोसोम तथा डीएनए होता है। यह राइबोसोम का प्रयोग करके स्वयं के लिए प्रोटीन का उत्पादन करता है। एक कोशिका में कितने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं? आरबीसी में कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, परंतु लिवर की कोशिकाओं में 2000 से ज्यादा होते हैं, तो कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बदल सकती है। तो याद रखें, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस होता है क्योंकि वह ऊर्जा का स्रोत उत्पादित करते हैं, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब तक के लिए इतना पर्याप्त है। बाय बाय। हम अपने रसोई घर में भोजन बनाते हैं। इसी प्रकार कोशिकाओं की भी अपनी रसोई होती है जिसे प्लास्टिड कहते हैं। उनके पास भी उनके खुद का डीएनए तथा राइबोसोम होता है। चलिए अब इसकी संरचना देखते हैं। इसकी भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं जो स्ट्रोमा में स्थित होती है। चलिए अब इसका कार्य देखते हैं। कार्यात्मक रूप से प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, इनमें प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल होते हैं। कृपया इसे अपनी कॉपी में लिख लें। दूसरा प्रकार है क्रोमोप्लास्ट, यह रंगीन वर्णक होते हैं। तीसरा प्रकार है ल्यूकोप्लास्ट, यह सफेद या रंगहीन अंगक होते हैं जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। कृपया इसे अपनी कॉपी में लिख लें। तो अब आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया ही ऐसा कोशिकांग नहीं होता जिसका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। प्लास्टिड्स भी ऐसे कोशिकांग हैं जिनके खुद के डीएनए और राइबोसोम होते हैं। हम जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट कोशिका यानी सेल का रसोई घर होता है क्योंकि वह उसके लिए ग्लूकोज तैयार करता है। तो मानी हुई बात है कि यह केवल पौधों की कोशिकाओं में होता है क्योंकि जानवर तो खुद से खाना बना ही नहीं पाते हैं। लेकिन क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड का एक विशेष प्रकार है। प्लास्टिड रंग द्रव्य यानी पिगमेंट्स के उपस्थित होने के आधार पर 2 तरह के होते हैं। पहला क्रोमोप्लास्ट, जिनमें रंग द्रव्य यानी पिगमेंट होता है, और दूसरा ल्यूकोप्लास्ट, जो बिना रंग के प्लास्टिड होते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो क्लोरोप्लास्ट पत्तियों को हरा रंग देते हैं, तो क्रोमोप्लास्ट जिसमें हरा पिगमेंट होता है यानी कि क्लोरोफिल को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और वे प्रकाश संश्लेषण मतलब कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्लोरोफिल के अलावा भी कई पिगमेंट्स हो सकते हैं जैसे कि पीला या नारंगी। तो जो फल, फूल और पत्तियों के समय के साथ रंग बदलते हैं वे क्रोमोप्लास्ट नाम के प्लास्टिड की वजह से होते हैं। कच्चे आम का रंग हरा होता है क्योंकि उसकी खाल में क्लोरोप्लास्ट होता है। पकने के समय क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। इस वजह से फल पीला, लाल आदि रंग के हो जाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं ल्यूकोप्लास्ट ऐसा प्लास्टिड होता है जिसमें पिगमेंट नहीं होता, फिर भी इनका योगदान जरूरी होता है। ये स्टार्च, तेल और प्रोटीन की कणिकाओं यानी ग्रैन्युल्स को जमा करके रखते हैं। अब बनावट यानी स्ट्रक्चर की बात करते हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही प्लास्टिड के भी दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। अंदरूनी मेम्ब्रेन जिस क्षेत्र को ढकती हैं उसे स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा प्रोटीन युक्त होते हैं। इसके भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही डीएनए और राइबोसोम होते हैं। स्ट्रोमा में एक के ऊपर एक कई मेम्ब्रेन लगी होती है। वे देखने में लगता है जैसे कई डिस्क एक के ऊपर एक रखी गई हैं। हर डिस्क को थाइलाकॉइड कहते हैं। हर स्टैक को ग्रैनम कहते हैं। इसका बहुवचन है ग्रैना। तो एक स्ट्रोमा में कई ग्रैना होते हैं। थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल या बाकी पिगमेंट्स होते हैं जो प्लास्टिड को इतना जरूरी बनाते हैं। कोशिकाएं इतनी छोटी हैं और उन्हें कितना काम करना होता है। तो इनके बारे में कहा जाए तो पौधों में पाए जाने वाले प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं। क्रोमोप्लास्ट, रंग भरे प्लास्टिड जिसमें पिगमेंट्स होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट, जो बेरंग या सफेद होते हैं। उनके खुद के डीएनए और राइबोसोम होते हैं। आज के लिए इतना ही। जैसे हमारी मम्मी या पापा रसोई घर में दाल डब्बों में स्टोर करते हैं, इसी प्रकार कोशिकाओं के पास रसधानियां हैं ये काम करने के लिए। रसधानियां ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियां हैं। यह जंतु कोशिका में छोटी होती है। यह पादप कोशिका में बहुत बड़ी होती है। कृपया इसे कॉपी में नोट कर लें। चलिए इसके कार्य के बारे में पढ़ते हैं। यह पादप कोशिका की संग्राहक थैलियां हैं और यह स्फीति को बनाए रखती है। स्फीति का अर्थ है फूला हुआ, जिसे हम अंग्रेजी में टर्जिड कहते हैं, और इसका उल्टा है नॉन टर्जिड, जिसे आप देख सकते हैं यह फूला हुआ नहीं है। जैसे कि आपको यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, यह अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बोनिक अम्ल तथा प्रोटीन भी संग्रहित करते हैं। कृपया इसे अपनी कॉपी में लिख लें। अब हम जानते हैं कि वो कोशिकाएं जो जानवरों में कचरा या बेकार हो चुकी चीजें हटाने का काम करती हैं, वो है लाइसोसोम। अब पौधों के तो लाइसोसोम होते ही नहीं हैं, तो पौधों में कौन सी कोशिकाएं इस काम को करती है? असल में पौधों में थैले यानी सैक्स जैसे हिस्से होते हैं जो कचरे के निपटारे का काम करते हैं। वो वैक्यूल होते हैं और वे खाली नहीं होते। वैक्यूल ठोस और तरल पदार्थों को जमा करने वाले थैले यानी सैक्स होते हैं। पौधों की कोशिकाओं में वैक्यूल कोशिका रस यानी सेल सैप से भरा होता है और वह पौधों की कोशिकाओं को फूला हुआ और कठोर, मतलब उसको टर्जिड और रिजिड बनाता है। केवल इतना ही नहीं, वैक्यूल जरूरी पदार्थ जैसे कि एमिनो एसिड, शुगर और अन्य कार्बनिक एसिड्स को भी जमा करता है। एक कोशिका वाले जीव या कहें ऑर्गेनिजम्स जैसे कि अमीबा में खाने वाले वैक्यूल में खाने का सामान होता है जो अमीबा ने खाया होता है। आपको पता है, कुछ एक कोशिका वाले जीवों में विशेष तरह के वैक्यूल्स होते हैं जिनका कुछ अनचाहा कचरा और ज्यादा पानी को कोशिका से हटाने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब अगर वैक्यूल के आकार की बात करें, जानवरों में ये बहुत छोटे होते हैं, पर पौधों में ये काफी बड़े होते हैं। कुछ पौधों में तो वैक्यूल 50 से 90% तक की जगह ले लेते हैं। ये सामान्यतः कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग यानी ऑर्गेनल होता है। अगर आपके पास एक साथ दो कार्य हैं और इन दोनों कार्य को करने के लिए हमारे पास 10 लोग हैं, तो क्या होगा? या तो वो सभी लोग एक साथ एक ही कार्य करेंगे, या फिर वो दो समूह में विभाजित हो जाएंगे, या फिर वो 5-5 लोगों के दो समूह में विभाजित हो जाएंगे और काम तेजी से करेंगे। इसी प्रकार शरीर में भी काम विभाजित करने के लिए कोशिकाएं स्वयं को विभाजित करती है। कोशिका विभाजन के कई फायदे हैं, जैसे पुरानी, मृत या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की वृद्धि या मरम्मत करने में मदद करना, प्रजनन हेतु युग्मक का गठन करना इत्यादि।
चलिए अब इसे कॉपी में नोट कर लीजिए। हमने पहले पढ़ा कि कोशिका विभिन्न उद्देश्यों के कारण विभाजित होते हैं, लेकिन ये विभाजन समान भी हो सकते हैं और असमान भी। अगर ये विभाजन समान हो तो इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं, और अगर यह विभाजन असमान हो तो इसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। चलिए अब समसूत्री विभाजन एवं अर्धसूत्री विभाजन में अंतर देखें। समसूत्री विभाजन वृद्धि एवं उत्तकों की मरम्मत के लिए होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका के उत्पादन के लिए होता है। समसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है। अर्धसूत्री विभाजन में नई कोशिकाओं में मात्र कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। चलिए अब इसे कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए अब कुछ प्रश्न कीजिए। जीवन की मूलभूत इकाई। चलिए इस अध्याय का हम सारांश देखते हैं। इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कोशिका। कोशिका जीवन का मूलभूत आधार होती है और इन्हें रॉबर्ट हुक द्वारा खोजा गया था, और ये आकार और माप में भिन्न होती है। कोशिका की संख्या के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, अकोशिकीय और बहुकोशिकीय। कोशिकाओं के संरचनात्मक संगठन के बारे में हमने पढ़ा था। इसमें शामिल है प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। चलिए अब सबसे पहले हम देखते हैं प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली वर्णनात्मक परागाम्य होती है और ये लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई होती है, और ये प्रत्येक कोशिका में मौजूद होती है। हमने कोशिका का विभिन्न विलयन में व्यवहार देखा था, जैसे अति परासरणदाबी विलयन में और समान सांद्रता वाले विलयन में और अल्परासरणदाबी विलयन में। हमने कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ा था। ये मृत होती है, पौधे, बैक्टीरिया और कवक में पाई जाती है और पौधों में सेलुलोज से गठित होती है। केंद्रक के बारे में हमने पढ़ा। ये कोशिका का मस्तिष्क होता है। डीएनए और जीन्स इसके अंदर होते हैं। प्रोकैरियोट्स में ये बिना झिल्ली के होते हैं और यूकैरियोट्स में ये झिल्ली के साथ होते हैं। कोशिका द्रव्य में हमने पढ़ा, ये कोशिका का द्रव्य हिस्सा है और सारे कोशिका अंगक इसके अंदर होते हैं। चलिए अब कोशिका अंगक के बारे में देखते हैं। इसमें हमने पढ़ा अंतर्द्रव्य जालिका, जिसके प्रकार हैं खुरदुरा अंतर्द्रव्य जालिका, जिसके पास प्रोटीन संश्लेषित करने के लिए राइबोसोम होते हैं, तथा चिकना अंतर्द्रव्य जालिका, जो वसा और लिपिड को संचयन करता है। दूसरा हमने पढ़ा गोल्गी उपकरण, जो प्रोटीन का संचयन, संशोधन और हस्तांतरण करता है। अगला हमने पढ़ा था लाइसोसोम, जो कोशिका के आत्मघाती थैले होते हैं। फिर हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया, जो कोशिका का बिजली घर होता है। हमने प्लास्टिड के बारे में पढ़ा, जो कोशिका की रसोई होती है। और अंत में हमने पढ़ा रसधानियां, जो कोशिका के ठोस और तरल भंडार के थैले हैं। चलिए अब कोशिका विभाजन के बारे में दोहरान करते हैं। कोशिका विभाजन दो प्रकार से होता है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। नमस्कार, आज हम खाद्य संसाधनों में सुधार के बारे में पढ़ेंगे। आपने कभी सोचा है कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे सभी जीव जंतुओं को ऊर्जा मिलती है और जिसके बिना वो जीवित नहीं रह सकते? जी हाँ, सही सोचा आप सबने। वो वस्तु
भोजन है। अगर आप याद करें, जब आप दिन भर खाते नहीं हैं, तो आपको पूरे समय थकान महसूस होती है तथा आपका किसी काम में मन भी नहीं लगता है। इससे मालूम पड़ता है कि भोजन हमारे काम करने के लिए ऊर्जा देता है। इससे हमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन तथा खनिज लवण भी मिलते हैं, जो हमारे विकास, स्वास्थ्य तथा वृद्धि के लिए जरूरी होते हैं। अब प्रश्न आता है कि हमें भोजन मिलता कहाँ से है? भोजन के दो मुख्य स्रोत हैं, पौधे तथा जंतु। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या ये पौधे अपने आप उग जाते हैं या जंतु अपने आप बड़े हो जाते हैं? आप जानते हैं कि ऐसा नहीं है। हम कृषि तथा पशुपालन से अधिकांश भोजन पदार्थ प्राप्त करते हैं। हम अक्सर समाचार में सुनते हैं कि कृषि उत्पादन तथा पशुपालन को बढ़ाने की बात हो रही है। ऐसा क्यों है? क्या हम वर्तमान उत्पादन स्तर से ही अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते? भारत की जनसंख्या 100 करोड़ से अधिक है और इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अधिक अन्न उत्पादन की आवश्यकता है। अन्न उत्पादन के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा जगह में कृषि करने की आवश्यकता है, लेकिन भारत में पहले से ही ज्यादातर स्थान पर खेती होती है। इसलिए खेती के लिए और भूमि की उपलब्धता संभव नहीं है। इसलिए फसल तथा पशुधन के उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है। अभी तक हम इस कार्य में सफल भी हुए हैं। आपने हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें हमने फसल तथा दूध उत्पादन को बढ़ाया और उसका अच्छा प्रबंधन भी किया। लेकिन इन क्रांतियों की प्रक्रिया में हमारी प्राकृतिक संपदाओं का बहुत अधिक उपयोग हुआ, जिससे हमारी प्राकृतिक संपदा को हानि पहुंचने के अवसर बढ़ गए और जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने का भी खतरा बढ़ गया। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि फसल के उत्पादन के प्रयास में हम पर्यावरण को भी संतुलित बनाए रखें। इसलिए कृषि तथा पशुपालन के लिए समपोषणीय प्रणालियों को अपनाने की आवश्यकता है। कृषि से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमें वैज्ञानिक प्रबंधन प्रणालियों को अपनाना होगा। समपोषणीय जीवन यापन के लिए मिश्रित खेती, अंतरा फसलीकरण तथा संगठित कृषि प्रणालियां अपनानी चाहिए। उदाहरण के लिए पशुधन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन के साथ कृषि इत्यादि। इस पाठ में हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे कि हम फसल तथा पशुधन के उत्पादन को कैसे बढ़ाएं। धन्यवाद। चलिए इन चीजों को ऐसे व्यवस्थित कीजिए जिस ऋतु में आपको अधिक मिलते हैं। मक्का, खीरा, आम, लीची, संतरा और गाजर। अब आता है उत्तर देने का समय। सबसे पहले भुट्टा अमूमन हमें गर्मियों के समय में मिलता है। वैसे ही खीरा भी हमें गर्मियों में मिलता है और आम तो आप सबको मालूम है हमें गर्मियों में ही मिलता है। वहीं लीची हमें बारिश के समय में दिखाई देते हैं और संतरे हमें सर्दियों में मिलते हैं और वैसे गाजर भी हमें सर्दियों में मिलती है। तो हर सब्जी और फल के उगने का एक निश्चित ऋतु है, क्योंकि हर ऋतु में तापमान, बारिश और आर्द्रता अलग अलग होते हैं और हर फसल की जरूरत भी इनके अनुसार अलग अलग होती है। और इसी आधार पर हमने 2 ऋतुओं में बांटा है, जो कुछ इस प्रकार है, राबी और खरीफ। अगर हम राबी ऋतु की बात करें, यह ऋतु नवंबर से लेकर अप्रैल तक और जिसमें पाई जाने वाली कुछ फसलें हैं गेहूं, सरसों या अलसी इत्यादि। वहीं खरीफ ऋतु की बात करें तो यह जून से लेकर अक्टूबर के बीच में उगाई और काटी जाती है और इसकी कुछ मुख्य फसलें हैं धान, मक्का और सोयाबीन। इन दोनों के अलावा चारा फसलें होती हैं जिनमें बरसिम, जई और सूडान ग्रास हैं, जो जानवरों को खिलाने के लिए उगाई जाती है। अब इसी आधार पर एक प्रश्न कीजिए, निम्न में से कौन सी एक रबी फसल है? धान, मक्का, सोयाबीन या अलसी? इसका सही उत्तर है अलसी।
अलसी एक रबी फसल है। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। क्या आप जानते हैं 1952 से 2010 तक कृषि भूमि में केवल 25% की ही वृद्धि हुई है, जबकि अन्न की पैदावार में 4 गुना इजाफा हुआ है। तो सोचिए, जब भूमि सिर्फ 25% बढ़ी है तो फसल इतनी कैसे बढ़ गई? आइए इसे समझते हैं। इस सवाल का हल हमारे 2 मित्र खोजी और पूछो भी जानना चाहते हैं और काफी उत्साहित है। चलिए तो उनसे मिलते हैं। खोजी, तुम्हें क्या लगता है कि जब भारत में 1952 से 2010 तक सिर्फ 25% खेत बढ़े हैं तो फसल की पैदावार 4 गुना कैसे बढ़ गई? अरे यार पूछो, मुझे ये कैसे पता होगा? मैं कोई किसान थोड़ी ना हूँ। तो फिर इसका जवाब मुझे कौन देगा? तुम टेंशन मत लो, हमारे घर के पास एक किसान रहते हैं, चलो उनसे पूछते हैं, उनके पास इसका जवाब जरूर होगा। चलो चलते हैं। नमस्ते अंकल जी, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। हाँ बेटा, बोलो क्या जानना चाहते हो? मैंने ये सुना है कि भारत में 1952 से 2010 तक सिर्फ 25% खेत बढ़े हैं, तो फसल की पैदावार 4 गुना कैसे बढ़ गई है? बेटा, यह तो बस फसल की किस्मों में सुधार और फसल प्रबंधन का नतीजा है। अगर तुमने खेतीबाड़ी पर ध्यान दिया हो तो देखा होगा कि हम खेती में शामिल प्रणालियों को 3 चरणों में बांट सकते हैं। जैसे पहला है बीज का चुनाव, दूसरा है फसल की उचित देखभाल और तीसरा खेती में उगी हुई फसल की सुरक्षा और कटी फसल का हानि से बचाव। तो फसल की पैदावार बढ़ाने की गतिविधियों को हम 3 भागों में बता सकते हैं: फसल की किस्मों में सुधार, फसल उत्पादन प्रबंधन और फसल सुरक्षा प्रबंधन। इन सब चीजों के बारे में मैं तुम्हें एक एक करके बताता रहूंगा। तो ज्यादा आगे जानने से पहले एक काम करो, जो भी मैंने समझाया उसे अपनी कॉपी में नोट कर लो। चलो शुरू करते हैं फसल की किस्मों में सुधार से। फसलों का उत्पादन अच्छा हो, यह फसलों की किस्मों के चयन पर निर्भर करता है। इसके लिए किसान विभिन्न प्रकार की फसल खोजते हैं जिससे बढ़िया उपज मिल सके। इसके लिए वह देखते हैं कि फसल की रोग प्रतिरोधक क्षमता तथा उत्पादन की गुणवत्ता कैसी है, और फसल की कुछ किस्मों में तो ऐच्छिक गुणों को संकरण द्वारा डाला जाता है। कृषि प्रणालियों तथा फसल उत्पादन निर्भर करते हैं मौसम पर, मिट्टी की गुणवत्ता पर, पानी की उपलब्धता पर। चूंकि मौसम परिस्थितियां जैसे सूखा तथा बाढ़ का पूर्वानुमान कठिन होता है, इसीलिए ऐसी किस्में अधिक उपयोगी होगी जो विविध जलवायु परिस्थितियों में भी उग सके। लेकिन इतनी मेहनत क्यों करते हैं किसान? ये प्रक्रिया काफी आवश्यक है और निम्नलिखित कारणों की वजह से फसलों की किस्मों में सुधार किया जाता है। फसल की पैदावार को पर एकड़ के हिसाब से बढ़ाने के लिए फसल की गुणवत्ता उम्दा होनी चाहिए, फसल की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होनी चाहिए और फसल हर तरह के मौसम में अच्छी उपज देनी चाहिए। फसल के उगने और कटाई के बीच का समय कम होना चाहिए, इससे फसल आर्थिक रूप से ज़्यादा फायदेमंद होती है। फसल हर तरह की परिस्थितियों में सफलतापूर्वक उगनी चाहिए। जैसे चारे की फसल लंबी होनी चाहिए और अनाज की फसल छोटे आकार की होनी चाहिए। ये सब कम पोषक तत्वों में भी हो जाना चाहिए। हे भगवान, ये तो बहुत मेहनत का काम है। अरे भाई, ये तो बस पहला चरण है फसल उगाने का, अभी तो और बहुत कुछ बाकी है। बच्चों आगे सब पढ़ेंगे। इससे पहले मैं तुम्हें और आगे बताऊं, अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है उसे अपनी कॉपी में नोट कर लो। तो चलो बच्चों, अब हम दूसरा चरण देखते हैं, यानी कि फसल उत्पादन प्रबंधन के बारे में समझते हैं। दुखी मत हो और थोड़ा मुस्कुराओ और अच्छे से सुनो। भारत में अगर तुम देखोगे तो भिन्न भिन्न प्रकार के किसान हैं,
और कुछ बहुत अमीर है और कुछ मध्यम वर्गीय और कुछ तो बहुत ही गरीब है। और इसी वजह से जो किसान महंगे उत्पादन इस्तेमाल कर पाते हैं उनकी खेती बहुत तेजी से होती है और वो इसी कारण और पैसे कमा पाते हैं। इसीलिए उत्पादन प्रणाली को 3 भागों में बांटा गया है: बिना लागत के, कम लागत के और अधिक लागत के उत्पादन। फसल उत्पादन प्रबंधन का तात्पर्य फसलों की प्रभावी खेती और कटाई की ओर लागू विभिन्न प्रक्रियाओं से है और इनमें शामिल है पोषक प्रबंधन, सिंचाई और फसलों के पैटर्न। अब अगर इन तीनों के बारे में बात करूं तो अरे रुकिए रुकिए, ये तो समझने दीजिए। अरे हाँ भाई ठीक है, अब तक मैंने जो भी बताया उसकी आपस में चर्चा करो और अच्छे से समझो। कुछ समझ नहीं आया तो मुझसे वापस पूछ लेना। चलो बच्चों, तो अब हम शुरू करते हैं पोषक प्रबंधन से। पौधों को बढ़ने के लिए पोषक तत्वों की जरूरत होती है और ये पोषक तत्व 16 प्रकार के होते हैं, जिनमें से हवा से ऑक्सीजन और कार्बन पूरे होते हैं। बाकी 13 मिट्टी से मिलते हैं, जिन्हें 2 भागों में बांटा गया है: वृहद पोषक तत्व जो 6 होते हैं और इनकी जरूरत बड़ी मात्रा में होती है। दूसरे होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व जो 7 होते हैं और इनकी जरूरत कम मात्रा में होती है। इन पोषक तत्वों की कमी से पौधों की जनन क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता और विकास पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है और इन सब पोषक तत्वों को मिट्टी में बढ़ने के लिए मिट्टी में खाद और उर्वरक मिलाए जाते हैं। बच्चों, अब मैं तुम्हें पहले खाद और फिर उर्वरकों के बारे में बताऊंगा। अगर मैं बात करूं खाद की, तो ये बनती है जंतुओं के अपशिष्ट से और पादप अपशिष्ट को मिलकर। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये जैविक चक्र को चलाए रखने में बहुत मदद करती है। और जैविक सामान के आधार पर खाद 2 प्रकार की होती है: कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट और हरी खाद। कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट जानवर, पौधे और कार्बनिक अपशिष्ट से मिलकर कंपोस्ट बनता है और यदि उनमें केंचुए भी मिला दिए जाएं तो ये कहलाता है वर्मी कंपोस्ट। उसी तरह से हम देखेंगे कि सड़ा पटसन और ग्वार मिलकर बनाते हैं हरी खाद। वही अगर मैं बात करूं उर्वरकों की, तो ये फैक्ट्रियों में बनते हैं। ये पौधों को भारी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्राप्त कराते हैं और अगर इन्हें अधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जाए तो ये मिट्टी को खारा और अम्लीय कर देते हैं, जिससे वो अपनी उपजाऊ क्षमता खो देती है। तो देखा पोषक तत्वों का कमाल। ताऊ, ये तो आपने बहुत ही रोचक जानकारी दे दी। इतनी सारी जानकारी पचाने के लिए थोड़ा पानी तो पीना पड़ेगा ना, तो मैं थोड़ा पानी पी के आता हूँ। अरे ठीक है चले जाओ, लेकिन उससे पहले मेरे एक प्रश्न का जवाब देते जाओ। बताओ मुझे कि निम्न में से किसके द्वारा खाद बनता है? पहला ऑप्शन है कूड़ा कचरा, दूसरा ऑप्शन है पौधे और पशुओं के अपशिष्ट से, तीसरा ऑप्शन है अस्पतालों के कचरे से और चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक कचरे से। तो खोजियो और पूछो, दोनों सोचो और मुझे इस प्रश्न का सही जवाब दो। अब मुझे जल्दी से इसका उत्तर बताओ, फिर मैंने भी खेते जाना है। अरे मुझे पता है, मैं बताती हूँ इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है पौधे और पशुओं के अपशिष्ट। आपने हमें बताया था कि पौधे और पशुओं के अपशिष्ट एक साथ मिलकर खाद बनाते हैं। देखा, मुझे सब समझ में आ रहा है। अरे शाबाश बिटिया, हमारे यहाँ की छोरिया के छोरों से कम है क्या?